क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। मिड ऑफ द डे था आज और एक मार्केट में हम प्रेशर कंटिन्यूसली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट में जो है रिजल्ट सीजन भी है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनीज के। उसके ऊपर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और फर्दर मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं मार्केट में एक कंटिन्यूसली प्रेशर चल रहा है। फर्दर क्या मार्केट का स्टांस रहता है और जो अभी एक वर्ल्ड सिनेरियो है, जो वॉर सिनेरियो है, वो अभी तक जो है कम्प्लीटली सेटल डाउन नहीं हुआ है। उसके हवाले से भी क्या आगे मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो है आज हमारे साथ नाज़रीन बात करने के लिए मुज़म्मिल खान साहब, जो कि SVP इक्विटी हैं BMA कैपिटल में, और उनसे हम बात करेंगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। और सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि अभी जो मार्केट में एक हम ये प्रेशर देख रहे हैं, क्या लग रहा है और इस वक्त जो है इसका जो इम्पैक्ट है, जो इंटरेस्ट रेट का है, वो अभी मज़ीद पड़ेगा या जो है उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है? थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसके हवाले से आप बताएं। जी नादिया, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट का तो मार्केट आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफी हद तक मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। आई थिंक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, एक तो पॉलिसी शिफ्ट आ गया है। पहली बात तो ये कि एक हम ईजिंग से टाइटनिंग की तरफ चले गए फाइनली। सो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये सिनेरियो जो अभी डेवलप हुआ है ऑयल का, जो कि इंटरनेशनली आप देख रही हैं, तो आई थिंक ये अभी किसी को क्लियर नहीं है कि मार्केट, ऑयल मार्केट किस तरफ जानी है, बिकॉज आज $115 हो गया है ब्रेंट। सो बेसिकली जो इंटरनेशनली ऑयल ट्रेडर्स हैं या ऑयल मार्केट्स हैं, वो भी इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि ये एग्जैक्टली ये ईरान US वॉर जो है वो एंड कब होगी। सो दैट्स वाई हमने देखा कि ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा, इसको जो थोड़ा सा पुशअप किया वो UAE के डिसीजन ने भी किया है, बिकॉज UAE जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस से जो है वो एग्जिट कर गया है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा पुशअप और किया है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और क्रिएट की ऑयल मार्केट के अंदर इस डिसीजन ने UAE के, कि जी इसका मतलब ये है कि GCC कंट्रीज को, UAE को भी एक्चुअली क्लियर नहीं है कि ये डिसीजन, ये जो वॉर सिनेरियो है ये कब जाके एंड होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी रीजन थी जो कि ऑयल फर्दर आज बढ़ा है, वरना ऑयल का जो नॉर्मली ट्रेड हो रहा था ऑयल 104-105 में ही नॉर्मली ट्रेड हो रहा था, आज वो $10 के करीब और इंक्रीज कर दिया। तो ये थोड़ी सी जो है वो वर्ल्ड सिनेरियो है जो कि एवरीवन जो है वो उसको भी वॉच कर रहे हैं कि कहाँ जाके एंड होता है। सो आई थिंक जो मुझे लग रहा है कि जब ऑयल बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स हमारी जैसी इकोनॉमीज जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, उन पर अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट आना है, बिकॉज वो ऑयल प्राइसेस आएंगी, पास ऑन करनी पड़ेगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये सारा सिनेरियो जो है वो
आगे जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो ज्यादा परेशानी बात ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अभी 1% बढ़ गए, ज्यादा ये है कि अगर ऑयल ऊपर रहा तो फर्दर फिर हम जो है वो टाइटनिंग की तरफ ना जाए या जाना पड़े हमें, तो वो ज्यादा आई थिंक ज्यादा हमें प्रॉब्लम कर रहा है या अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। तो दैट्स द रीजन जो मार्केट के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत देखा है कि सेल ऑफ आया है, या मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग नजर आ रही है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल साइड भी। उसकी भी एक रीजन यही है कि लोग थोड़ा सा एक्विटी से निकल के अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं फिक्स इनकम साइड के ऊपर, तो कुछ पोजीशंस को अपनी फिक्स इनकम पे रखकर रिस्क फ्री की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो एक ये सिनेरियो हमें नजर आया है, आपने नंबर्स में भी देखेंगे तो थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के पास भी सेलिंग्स आ रही हैं, और हम जनरली देख रहे हैं कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी सेलिंग साइड पे हमें नजर आ रहा है आता हुआ, और द रीजन बेसिकली यही है। तो आज का जो मार्केट का हमें नजर आया है वो भी इसीलिए नजर आया है, जो ऑलमोस्ट मार्केट ने कोई 2600 का जो नेगेटिव क्लोज किया है, उसकी मेन रीजन भी यही है कि हमें, बिकॉज आज अगर हम इसको इस तरह से देखें कि डिविडेंड रिजल्ट्स जो थे वो काफी बेहतर रहे हैं। अगर हम हाँ पीएसओ का रिजल्ट देखें, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम जरूर आया है, बट लेकिन उतना बुरा रिजल्ट नहीं है। रिफाइनरीज के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, सीमेंट में डीजी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसकी सेल्स में इंक्रीज नजर आया है। तो जनरली अगर देखें तो रिजल्ट इतने बुरे नहीं है, लेकिन लोग एक्चुअली उस सारी जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, उसको प्रॉफिट टेकिंग करते हुए अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन है जो कि गोइंग फॉरवर्ड रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे जैसे आपने पीएसओ की बात की तो अभी पीएसओ का क्या स्टांस है? जो इसकी होल्डिंग है वो अभी शॉर्ट मतलब एक मीडियम शॉर्ट टर्म में देखे, या अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है? ये सेफ है? देखिए, क्या लगता है हाँ, आपको? देखिए बेसिकली पीएसओ की जहां तक बात है, पीएसओ का अगर हम वैसे जनरली देखें, रिजल्ट्स बहुत बुरे नहीं आए पीएसओ के। हम्म कुछ टैक्सेशन ज्यादा बुक की है, कुछ अदर इनकम्स अदर एक्सपेंसेस दिखाए हैं, तो हम्म उसकी वजह से अर्निंग्स में कुछ कमी आई है, वरना जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 80-85 रुपए, ऑलमोस्ट रिजल्ट उसके करीब ही आया है। अगर हम टैक्सेस को देखें जो ना बढ़ते तो वो ऑलमोस्ट वही होता है, तो रिजल्ट तो इन लाइन ही आया है मार्केट से। अगर उसको देखें वैसे कम आया है, लेकिन टैक्सेस अगर कम करते तो वैसे ही आया है। अच्छा, पॉइंट इज कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं उनमें को बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत सेल्स जो है वो डिक्लाइन कर रही है पीएसओ की, हाँ और मार्केट शेयर थोड़ा लूज हो रहा है आगे। तो बेसिकली लोगों को कंसर्न ज्यादा ये है कि आगे जो अर्निंग्स हैं या आगे जो सेल्स है वो पीएसओ की इम्पैक्ट कर रही है, तो दैट्स द रीजन जो लोग थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं। ओके, सही। बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, इनके भी हम सवाल ले लेते हैं। जीएस खान, अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? कैसे खैरियत से? वालेकुम। हाँ जी, अलहमदिल्ला। अच्छा, मेरा सवाल ये था पेल से रिलेटेड कि पेल के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो इसकी ईपीएस कि पेल आपकी आवाज नहीं और आ रही है, एनी आप अदर अपना सवाल शेयर्स। रिपीट करें। आपकी आवाज बीच में कट जी, गई है। मेरा इस अब आ रही है बस। जी जी। जी, मेरा सवाल ये था कि पेल जो है उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन उसका ईपीएस भी बढ़ा है। मगर जो है वो एकदम से आज नेगेटिव हो गया। और दूसरी बात मेरा ये था कि मार्केट इतनी नेगेटिव क्यों परफॉर्म करती है, आई डोंट नो। मतलब यूएस की मार्केट, यूएस ईरान वॉर थी, बट स्टिल यूएस की मार्केट ने सबसे हाईएस्ट पोज किया अपना, जो है इंडेक्स हाईएस्ट पोज किया है एवर इन द हिस्ट्री। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा नेगेटिव क्यों है, जबकि हम तो हैं भी नहीं वॉर लाइक सिचुएशन में। आई नो ऑयल आपका एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर मार्केट, बट स्टिल जो है ये उसके लिए तो फिर ऑयल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो डाउन होने चाहिए, पूरी मार्केट ही डाउन हो जाती है। ये प्लीज आप मुझे इलाबोरेट कर दीजिएगा, थैंक यू। जी जी। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ स्टॉक्स का नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली इकोनॉमी का होता है। जब ऑयल बढ़ता है तो हम जैसी इकोनॉमी, जैसे हम इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ऑयल इंपोर्टिंग, उनको महंगा ऑयल खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए डॉलर ज्यादा देने पड़ते हैं, डॉलर ज्यादा देने पड़ते हैं, तो प्राइसेस बढ़ती हैं, ऑयल प्राइस, तो वो एक इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो फिर हर चीज आपको पता है बढ़ती है, ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो हर चीज बढ़ेगी।
तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आता है, देखिए यूएस की जहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यूएस कंपैरिजन इसलिए नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं, प्राइस वहां पर बढ़ती है तो उनके भी इन्फ्लेशन बढ़ती हैं, उनको भी इम्पैक्ट जरूर आता है। मार्केट नॉर्मली उनके यहाँ ज्यादा स्टेबल हैं कंपैरेटिवली, वहां पर मेच्योर मार्केट्स हैं तो वो इतना शायद रिएक्ट नहीं करती फॉरेन से। बट हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा रिएक्शन इसलिए आ जाती है कि हमारे यहाँ लोग उतने ज्यादा, एक तो मार्केट बहुत बड़ा साइज नहीं है, उतनी बड़ी मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि मार्केट का साइज छोटा है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग में देखें, मार्केट डिस्पाइट के ऑयल इतना बढ़ा है, $80 $60 से $100 पे है, मार्केट हमारी 100 नीचे जाके 148 145 से रिकवर कर गई है। सो ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट्स जो है वो गिर गई हैं और बाकी नहीं गिरी, बाकी मार्केट्स भी गिरी, एडजस्ट बाकी मार्केट ने भी किया, हमारी मार्केट ने भी एडजस्ट किया। तो वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म जरूर रहती है, बट इन लॉन्ग टर्म अगर देखें तो जनरली मार्केट का व्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर आज ये सिनेरियो और सिनेरियो खत्म हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो मार्केट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हमारी भी हो जाएगी जैसे दुनिया की मार्केट्स होंगी। तो आई थिंक इतना कोई ज्यादा वो नहीं है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो रहती है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं, वो स्टॉक तो जो नीचे गए थे सब रिकवर भी कर गए हैं काफी। सही। अच्छा, मैंने पेल का पूछा था, पेल का ईपीएस अच्छी है ये, लेकिन इसका नेगेटिव है, तो प्लीज इसके बारे हाँ में देखो, बता दें। जी जी बिल्कुल, देखो रिजल्ट्स कंपैरेटिवली, मैं अभी यही बात कर रहा था नादिया से, रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेहतर आ रहे हैं और अच्छे आए हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब, लेकिन मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा फियर है मार्केट में कि ये जो वॉर है ये कब तक रहेगी, इसकी कंटिन्यूएशन, मतलब ये सेटल कब तक होगी, ये निगोसिएशन कब तक चलेगी। तो वो फियर ऑफ कोर्स ऑयल में भी आ रहा है, बाकी मार्केट्स में भी आ रहा है, तो इसलिए ऑयल प्राइस बढ़ी है। तो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मार्केट, जब ये फियर होता है तो नॉर्मली रिडम्पशंस होती हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, लोग कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, तो वो फिर स्टॉक्स में उसी तरीके से जब उनको सेलिंग करनी होती है तो अक्रॉस द बोर्ड होती है। तो अगर कोई कुछ स्टॉक्स अगर मतलब लाइक अगर उनके पास स्टॉक पहले भी है तो उसमें भी सेलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग करनी होती है। तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म है, मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, किसी जगह जाके सेटल हो जाएगा, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर मार्केट में डिप आ रहा है। तो वैसे कोई फंडामेंटली मसला नहीं। सही। बहुत शुक्रिया इसखान। और आई थिंक इट शोज कि अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो मतलब हमारी मार्केट में कोई इशू नहीं, जस्ट हम इस सिनेरियो में हैं तो ये हम ये सफ़र कर रहे हैं। जी अगला सवाल हम ले लेते हैं। एहसन अपना सवाल करें और प्लीज़ ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी एहसन अपना सवाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे टाटा सीमेंट कंपनी के बारे में मालूम करना था सर। इसकी ईपीएस भी अच्छी आई है, फंडामेंटली कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है सर, और इसका स्टॉक प्राइस सर 100 रुपए से डायरेक्ट 55 पे आ गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? थैंक यू सो मच। जी आसम जी, बेसिकली देखें, वैसे तो अगर हम देखें जनरली सीमेंट सेक्टर में तमाम कंपनीज ने ऑलमोस्ट अपने आप को एडजस्ट किया था। वो जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी तो 40-35% जनरली सारी कंपनीज ही गिरी थी, बट उसमें के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। बट देखें अभी जो सिनेरियो है उसमें जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसमें सिक्लिकल कंपनीज या सिक्लिकल सेक्टर्स नॉर्मली थोड़े से अनसर्टेन रहते हैं, बिकॉज उनकी कॉस्ट बढ़ रही होती है, उनके पास डेट्स होते हैं, वो डेट का इम्पैक्ट आ रहा होता है। अगर हम बात करें मेन बोर्ड स्टॉक्स में, जैसे डीजी है या फौजी सीमेंट है या ये कोई और दूसरी कंपनीज है, ठट्टा भी बेसिकली इस पे भी लेवरेज है, लेवरेज का इम्पैक्ट इसको भी आता है। तो जितनी ज्यादा लेवरेज कंपनी में होगा उतना उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, उसके ऊपर उसकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो अच्छा, अगर हम बात करें ठट्टा सेकंड टीयर सीमेंट स्टॉक्स में आता है, मेन टीयर के अंदर अगर आप देखें तो वो भी इम्पैक्ट हुए हैं, और अगर उनके अंदर लेवरेज है, जैसे डीजी था उसमें था, मैपल था, वो भी नीचे आए हुए हैं। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है ठट्टा भी नीचे आया है। लेकिन जैसे जैसे चीजें सेटल होंगी, इंटरेस्ट रेट रिवर्स होना शुरू होगा, ऑयल प्राइस रिवर्स होना शुरू होगा, तो ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सर इसको सॉरी सर, इसको होल्ड रखें या स्विच कर देना चाहिए कोई दूसरे स्टॉक बिल्कुल। टीयर से? तो देखें, अगर अगर आप समझते हैं कि अगर आपको स्विचिंग करनी है तो आप मेन टीयर स्टॉक्स में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप उन देखें, अगर मैंने बताया कि अब ये तो किसी को पता नहीं है कि इसको वॉर कब एंड होगी, और ऑयल वॉर कब एंड होगी तो ऑयल प्राइस की भी उसी तरह से अनसर्टेनिटी रहेगी। जब तक ऑयल प्राइस अनसर्टेन है, उस वक्त सिक्लिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। आप उन कंपनीज में रहें, अगर आपको सीमेंट में एक्सपोजर रखना भी है अपना, जिनके पास डेट कम है, जैसे फौजी सीमेंट है, जिस तरह से कोहार्ड सीमेंट है, या फिर लकी है, वो डाइवर्सिफाई कंपनी है, तो उससे ये है कि ऑयल प्राइस बढ़ने का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि डेट लेवरेज कंपनीज में। तो आप चाहते हैं कि बेहतर, मैं आपको एडवाइस यही करूंगा, उन कंपनीज में ज्यादा बेहतर रहता है जो कि फर्स्ट ईयर कंपनीज होती है, जिनके फंडामेंटली इंटैक्ट होते हैं, अच्छी होती है, आप उनमें रहते हैं तो ज्यादा बेहतर।
बट वैसे ठीक है ठट्टा सर। को भी देखें तो इतना प्राइस इतनी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो इसमें से एग्जिट करना तो मुनासिब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी यूसुफ साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बॉस, ये यूबीएल और एनसीपीएल जो है ये दोनों अच्छे, उसकी वजह रिजल्ट्स भी अच्छा है, फिर भी ये जो है गिरते जा रहे हैं। एक और दूसरा, ये आप क्या देख रहे हैं कि ये नेगेटिव ट्रेंड कब तक रहेगा आपके ख्याल से? देखो यार यूसुफ, जनरली मुझे लग रहा है कि मार्केट को बहुत नीचे जाना नहीं चाहिए। मार्केट को आज जो बेसिकली मार्केट में हमें सेल ऑफ नजर आया ना, वो बिकॉज ऑफ ऑयल है। कि ऑयल थोड़ा अनएक्सेप्शनली जो है वो बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेड जो है वो मूव कर गया $10। सो आई थिंक, और ये मैंने रीजन शुरू में अपने बताया कि ये रीजन यूएई का एग्जिट फ्रॉम ओपेक। तो वहां ऑयल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी बढ़ गई, जो कि पहले थोड़ी सी ये था कि जी ये कहीं जाके नेगोशिएशन कंप्लीट हो रही है और कुछ दिनों के अंदर इसमें कहीं ईरान और यूएस की एक डील फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन जब ये यूएई ओपेक से बाहर आया है, तो उसमें मार्केट्स ने थोड़ा सा ये एंटिसिपेट किया है कि ये शायद वॉर का सिनेरियो इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। तो यूएई तभी ओपेक से बाहर आ गया। तो ये थोड़ा सा हुआ है जिसकी वजह से ऑयल बढ़ गया। ठीक है, तो जब ऑयल बढ़ गया है, तो अब बात आपकी आ रही थी कि देखिए बैंकिंग सेक्टर्स तो ओवरऑल बेहतर है, बैंकिंग सेक्टर को इतना इम्पैक्ट नहीं आता। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इनके लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बट यूबीएल का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। यूबीएल में थोड़ा सा इसके पास लॉन्ग टर्म कुछ डेट टूल्स इस तरह के हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के हैं। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से थोड़ा बहुत इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बट बहुत ज्यादा नहीं आता कंपैरेटिवली। बट यूबीएल मुझे ऐसा नहीं लगता। यूबीएल अच्छा स्टॉक है, इसमें होल्ड करना चाहिए, बहुत अच्छी। अगर नीचे फर्दर जाता है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फर्दर एवरेजिंग कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर आती नहीं है। जहां तक बात कर रहे हैं आप निषाद पावर की, आपने शायद बात की जी जी बिल्कुल, एनसीपीएल, है। निषाद देखिए, पावर, निषाद चुनिया पावर। निषाद चुनिया पावर की बात की, राइट। तो निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर दोनों कंपनीज का आपको पता है ये सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। पहले ये पावर कंपनीज थी, अब ये पावर कंपनीज नहीं है। पावर कंपनीज तो है, बट इनका एक्सपोजर ऑटोज में भी चला गया है, जिसकी बेसिस के ऊपर इनके अंदर एक प्राइस मूव बनी है। तो इनके नंबर्स जो हैं वो अब गाड़ियों के आने शुरू हो गए हैं, और अब इनकी अर्निंग्स में उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा अभी नहीं आया है, लेकिन नियर फ्यूचर इनके पर इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे जो इनकी गाड़ियां सेल हो रही हैं, अभी इनको एक थोड़ी सी कांस्टेंट है, इनके पास बुकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, वो डिलीवरी शायद उतनी फास्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स के इम्पैक्ट हमें वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन नियर फ्यूचर वो इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों कंपनीज बेहतर है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी यूसुफ साहब। अच्छा सर, ऑटोज के की पॉलिसीज के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जो है अपनी एक कमेंट जरूर दें। जी, देखिए ऑटो पॉलिसी, अभी गवर्नमेंट तो यकीनन इस पे काम कर रही होती है, यकीनन हम्म नेगोशिएशन चल रही होती हैं। तो आई थिंक अब आगे बजट भी आना है, तो हम्म ये इस पे डिस्कशन हो रही है। बट अभी कोई कंक्लूजन तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। प्रपोजल्स हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स आ रहे होते हैं कि जी क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि ईवी सेक्टर को प्रमोट किया जाए। तो हम्म गवर्नमेंट इसीलिए इस तरह की पॉलिसी को डिजाइन कर रही है कि गवर्नमेंट पब्लिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा, या इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा ईवी की तरफ अब मूव करे। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके फेवर में पॉलिसीज डिजाइन कर रही है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ज्यादा इंटेंशन रहेगा वो यही रहेगा कि उन हम्म सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करे, जो जो वो कंपनी जो कि ईवी बनाती हैं। आपको है निशात आ गया है, बाकी साजगार आ गया है, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो वो नियर फ्यूचर भी आपको वही नजर आएगा। बाकी जो हमारे पेट्रोल प्लेयर्स हैं, जैसे लाइक आप देख रहे हैं बेचकार में एक मूवमेंट बन रहा है, तो उसमें कुछ स्टोरीज डिफरेंट मार्केट में रूमर्स हैं, बाय बैक की इस तरह की रूमर्स चल रही है। तो वो उस तरह की मूवमेंट की वजह से वो मूव कर रहा है। तो आई थिंक वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। बट मिल्लत में एक अच्छी खबर आ गई है ऑटोज में, जो कि हम्म स्प्लिट की है, स्टॉक स्प्लिट। तो मिल्लत ने जो आज अच्छा मूव किया है, उसकी रीजन यही है कि उसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया। ओके ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, ये आखिरी सवाल हम ले लेते हैं जी। महरोज महरज महरज, सॉरी आपका मैं नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, अपना सवाल करें प्लीज। जी जी, मेरा नाम मारेज है। हमारे और सर मुझे इस हबीब बैंक के बारे में पूछना है। ये काफी नीचे आ गया, मैंने कोई तकरीबन 310 पे लिया हुआ है।
ठीक है, तो हमारे देखें हबीब बैंक बहुत अच्छी कंपनी है। अभी जो हम्म सिनेरियो है उसके अंदर वैसे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकिंग के लिए पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं हो रहा होता। तो बैंक्स के लिए इतना कोई नेगेटिव नहीं है ये सिनेरियो। और करंट जो है वो सेफेस्ट अगर सेक्टर हम देखा जाए तो वो बैंक वन ऑफ द सेफ सेक्टर इन मार्केट, जो कि नॉर्मली इस सिनेरियो के अंदर सेफ प्ले कर रहा होता है। तो मेरे हिसाब से बैंक अच्छा बैंक है, इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर कहीं आपको लगे कि एवरेज कर सकते हैं तो नीचे से एवरेज भी कर सकते हैं। तो इनके बैंक्स में कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा बैंक है, होल्ड करना। सही सही बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आगे मार्केट क्या लग रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस वक्त, और क्या लग रहा है नियर टर्म में हम मार्केट को कैसा देख रहे हैं? लाइक अगर हम इस वीक की बात करें, अभी कल हमारा लास्ट वर्किंग डे है, कैसी लग रही है मार्केट? कमिंग ऑब्वियसली कमिंग वीक का हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी कोई बात हो जाए, कोई पी स्टॉक हो जाए, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बट क्या लग रही है नियर टर्म में मार्केट, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्टेप्स जो है सेक्टर्स आप? ओके, राजी, देखिए गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि मार्केट को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पीस टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं कंक्लूड होनी है। और ओके। अगर हम बात करें जो सिनेरियो है करंट, उसमें ईरान और यूएस दोनों ऐसी पोजीशंस में हैं जहां पर उनको कहीं ना कहीं अपनी ये जो निगोशिएशन है इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ना होगा। बिकॉज जिस तरह ऑयल बढ़ रहा है वो किसी के भी फेवर में नहीं है, ना तो यूएस के फेवर में या ना दुनिया के फेवर में। तो आई थिंक ये कंक्लूजन कब होती है, एक दिन में होती है, 2 दिन में होती है, या आने वाले एक हम्म। हफ्ते में होती है, ये तो नो वन नोज। बट लेकिन ऐसा लगता है कि निगोशिएशन दोनों साइड से चल रही है। सो मेरा ओपिनियन इसमें ये होगा कि मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और उसके हम्म। अंदर आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप रिफाइनरीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर वो डिप करती हैं तो उनमें आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। उनको आप, अटल रिफाइनरी बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें आप फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर को, ऑयल सेक्टर में भी हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ओजीडीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, पे आउट्स भी हैं। फर्टिलाइजर में एफएफसी का रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया है, बहुत अच्छा आया है। हम एफएफसी को भी देख सकते हैं नियर फ्यूचर। तो बेहतर ये होगा मेन बोर्ड पे रहें, मेन बोर्ड पे उन स्टॉक पे फोकस करें जो फंडामेंटली बेहतर स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर पे आउट्स हैं। तो उनमें एक जरा डिफेंसिव प्ले करें, बहुत ज्यादा ना करें। सिक्लिकल्स में भी एक्सपोजर बिल्कुल है, बट थोड़ा, बट ज्यादा एक्सपोजर आप उन कंपनीज में रखें जिनके अंदर पे आउट्स हैं। तो मार्केट मुझे लगता है किसी जगह एडजस्ट हो जाएगी, और एडजस्ट होने के बाद मार्केट फिर आप उसी तरीके से, अगर एक पॉजिटिव खबर आई तो ये मार्केट रिएक्ट भी इसी तरह से करेगी फिर पॉजिटिव। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात मैं कहूँगी, जैसे ठीक है हम उन कंपनीज को जरूर देखें, लेकिन अभी आजकल हम देख रहे हैं कि जो पैनी स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी बताएं कि अगर क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर कोई है तो किन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी सेफ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट? नादिया, देखिए नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैनी स्टॉक तो में आजकल जाएं। क्यों इतना अगर ट्रेंड में है, क्यों इतना जी परफॉर्म कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जब होता है कि जब मार्केट ने एक अपने लो बनाया है, उसके बाद जब रिकवरी हुई तो एक हाँ। सर्टेन टाइम आता है जब मेन बोर्ड रुक जाता है किसी जगह पे जाके रिकवर कर लेता है। तो वो स्टॉक जो कि साइड बोर्ड्स, थर्ड ईयर सेकंड ईयर स्टॉक हैं, जो पीछे रह जाते हैं इन हाँ। टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो लोगों को रियलाइज होता है कि यार मार्केट बढ़ गई है, मेन बोर्ड बढ़ गया है, अब सेकंड ईयर में चले जाएं, वो स्टॉक बहुत गिरे हुए हैं परसेंटेज वाइज। तो उसके अंदर एक आपको रिकवरी नॉर्मली नजर आ रही होती है। बट जी। उसमें मैं मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप पेनी स्टॉक्स में जाने से बेहतर है कि आप मेन बोर्ड स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में रहें, वो ज्यादा सेफ है। बिकॉज इन एनी केस अल्लाह ना करे ये निगोशिएशन और फर्दर आपको आपको लगता है कि, मतलब हमें लगता है प्रोलॉन्ग कि हो बढ़ गई। जाएगी, हम्म। प्रोलॉन्ग हो जाती है, और इसका 1 महीने में या इसका 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता, इससे ज्यादा हो जाए, तो फिर आपको बेसिकली जो सेफ रखेंगे वो वही स्टॉक्स रखेंगे जो मेन बोर्ड स्टॉक होंगे। एग्जैक्टली। सेकंड ईयर स्टॉक्स का फिर इसमें थोड़ा, मतलब बिकॉज फंडामेंटल्स नहीं होते इसके अंदर, हम्म। स्टोरीज बेस्ड होती हैं। वो स्टोरीज कहीं ना कहीं से कोई चला रहा होता है, वो स्टोरीज फिर अगर मटेरियलाइज नहीं होती तो फिर लोग फिर उसमें फिर लोगों का काफी ज्यादा स्टक होने का लॉस। खतरा होता है। तो मेरी सही रिकमेंड, हाँ, सही। अगर हाँ पेनी स्टॉक में रहना भी है तो उनमें रहें जहां फंडामेंटली तब्दीली, कोई चेंज नजर आ रहा है। जैसा नॉर्मली रिफाइनरीज में आया, रिफाइनरीज की अर्निंग्स अच्छी आनी शुरू हुई, तो सही वो कंपनीज जिनकी है सर। बट मेरी रिकमेंडेशन फिर ये होगी कि स्टॉक में, मेन स्टॉक में रहें तो ज्यादा बेहतर है। पेनी स्टॉक्स में आपको अपने आप को अवॉइड करना।
सही 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।